राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, राबड़ी देवी के घर पर ही वो मौजूद हैं। राजीव, कैबिनेट मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी इंफॉर्मेशन है। आरजेडी के कोटे से 16, जेडीयू के कोटे से 13, कांग्रेस के कोटे से 4, हम और निर्दलीय 1-1, ये खबर जो मिली है अभी तक। मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन आज मैं सवाल आपसे ये कर रही हूं, जो अगड़े पिछड़े की राजनीति को लेकर बात की जा रही है कि अब बिहार में शुरू होगी और इसका फायदा नीतीश कुमार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे 2024 में तेजस्वी के जरिए। तो क्या बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी? राजीव, देखिए विपनेश, जहाँ तक मंत्रिपरिषद गठन की बात है, की किसके कितने विधायक होंगे, दरअसल देखिए ये सब कभी भी कि किसका स्पीकर होगा, कितने मंत्री होंगे, ये उस वक्त तय नहीं होता है। ये तय होता है जब शपथ ग्रहण के बाद तय नहीं होता। शपथ ग्रहण के पहले ही ये सब चीज़ें तय हो जाती हैं कि किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। उसके बाद पार्टियां अपना नाम तय करती हैं। लालू प्रसाद यादव निश्चित तौर पर वही तय करेंगे कि आरजेडी कोटे से कौन मंत्री होगा। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की बैठक में ये तय हो गया होगा, ऑलरेडी तय है कि ये कौन कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या मिलेगा। शपथ ग्रहण के बाद ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब पहले से तय हो जाता है। दूसरी बात, जहाँ तक बड़े फलक की बात आप कर रही हैं, बड़ी दृष्टि की बात कर रही है, तो मैं सबसे पहले अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर नेताओं का आना जाना, तेजस्वी यादव खुद ही हैं जो कि अभी यहाँ से निकल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव का ये घर है और अभी अभी ये पता चल जाएगा क्योंकि ये कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वो सामने बाएं साइड अगर आप देखें तो यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी घर है। तेजस्वी यादव निकले हैं और इस वक्त बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा और देश में जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है वो यही है कि तेजस्वी यादव को के साथ आने के बाद नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या होगी। तो अभी तक तो मुख्यमंत्री से मिलने खैर नीतीश कुमार नहीं गए, हो सकता तेजस्वी नहीं गए, हो सकता है वो अपने पार्टी कार्यालय और कहीं और गए हों। तो बात ये मैं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के आने के बाद देश में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए या खड़े होने के लिए किस तरह का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आज की चुनावी राजनीति में देश में अपराजय स्थिति में है और लगातार आप देखिए अलग अलग इलाकों में या जो 2 बार के राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं, नज़दीक कोई नहीं टिका है। बिहार से इसकी शुरुआत करने की कोशिश हो सकती है क्योंकि अब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से के खिलाफ के जितने नेताओं के चेहरे हैं उसमें नीतीश कुमार का चेहरा भी जुड़ गया है, जो 17 साल से एक साफ सुथरी इमेज वाले नेता के तौर पर है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर पिछले 3 दशकों की भारत की राजनीति को देखेंगे तो वो मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये मानना है कि हिंदू एक है और 85-15 की राजनीति की जब वो बात करते हैं तो 85% हिंदू और 15% मुस्लिम की बात करते हैं। और जब हिंदू के यूनाइट होने की बात करते हैं तो उसमें जाति का कहीं कोई मसला होता नहीं और इसीलिए जातिवाद पर वो सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, जातिवाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मंडल की राजनीति को देखें तो वो 85-15 का नारा उस तरह से उस समय लगा करता था और अभी भी समय समय पर लगता है। ये जातिगत जनगणना की जो बात नीतीश कुमार और तेजस्वी करते हैं, जिस पे दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, बस यही दिखाने के लिए कि पिछड़ों की जनसंख्या दरअसल बढ़ करके अब कितनी हो गई है। आपको पता है कि जनसंख्या इसके पहले बहुत पहले हुई थी और जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए गए, सार्वजनिक नहीं किए गए। तो वो 85-15 की जो राजनीति मंडल वाले करते हैं वो उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड के तौर पर देखते हैं कि 85% जो देश की जनसंख्या है वो दलितों और बैकवर्ड्स की है और 15% में बाकी सब आ जाते हैं। तो यही है और यही खेल में उत्तर भारत के 2 राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश में 85-15 की मंडल वाली राजनीति तकरीबन 25 सालों तक चली, जिसमें बसपा और सपा की सरकारें ज़्यादातर वक्त में उधर यूपी में थी और इधर तो आप समझिए कि जेडीयू को भी
जेडीयू भी जनता दल से निकला हुआ है और वो जनता दल 85-15 की ही बात करता था। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ जाने के लिए बीजेपी का साथ लेकर के किया भले, लेकिन वो उसी परंपरा के नेता माने जाते हैं, उसी बैकवर्ड पॉलिटिक्स के ही नेता माने जाते हैं जो 85-15 की तब बात करती थी। तो सवाल ये उठता है कि जो बिहार में ये बदलाव हुआ है, बिहार में जो ये नया गठबंधन हुआ है, उसमें वो गठबंधन क्या 90 के दशक की राजनीति को दोहराने का दोबारा एक प्रयास है? और तीसरी बात ये, अगर आप 75 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी देखिए तो भी वो समाजवादी या इंदिरा गांधी के अपराजय स्थिति को टक्कर देने के लिए यहीं के पटना के ही गांधी मैदान से एक आवाज़ उठी थी और फिर वो इंदिरा गांधी की कुर्सी खाली हो गई थी। तो क्या इन दोनों का मिश्रण करके नीतीश कुमार वो करिश्मा कायम कर पाएंगे जो इतिहास में 2 बार हुआ है? और दूसरी दिलचस्प बात यह कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति की है, बल्कि मंडल के भी वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की है और ओबीसी का एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के पाले में पिछले कई चुनाव में अगर आप देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तेजी से सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो दलित वोटरों की संख्या है उसमें भी नरेंद्र मोदी का करिश्मा और जादू काम किया और उन्होंने एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन किया, जिसमें कि अपने गठन के समय से बीएसपी सबसे नीचे रसातल में चली गई, सिर्फ 1 सीटें मिली। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जो ये नई राजनीति, ये नई कोशिश, ये नया जो गठबंधन बिहार में बना है वो नरेंद्र मोदी के उस करिश्मे को किस हद तक कम कर पाएगा। टक्कर देने की बात तो मैं बार बार कहता हूं 2024 में बहुत अभी दूर है, लेकिन ये जरूर है कि ये एक नया प्रयोग करके नीतीश कुमार जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री पद या वो राष्ट्रीय राजनीति में जाने का फैसला करते हैं और अगर वो राष्ट्रीय फलक पर जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस गठबंधन को बिहार में बहुत एज मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट या प्रधानमंत्री होने की संभावना से ही बीजेपी को बिहार में तो बहुत नुकसान होगा, इतना मैं ये कह सकता हूं। लेकिन पैन इंडिया जिस तरह की नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जिस तरह का उनकी स्ट्रेटजी, जिस तरह से उन्होंने दूसरे के वोट बैंक में पेनिट्रेशन किया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसको देखते हुए मामला मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बड़ा दिलचस्प होगा अगर ये सब कुछ जैसा विपक्ष ने सोचा है वैसा ही आगे चलता रहा तो। राजीव, आप सही कह रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।